नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। जैसा कि हमने कल बात की थी एमपीसीएचओ के सिलेबस के बारे में, आज हम एमपीसीएचओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वीडियो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। सिलेबस में हमने देखा था कि एमपीसीएचओ के सिलेबस में पहले एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है, जिसके लेक्चर्स जो है वो आपको जल्दी हम अवेलेबल कराएंगे एमसीक्यू बेस पे। हम उन दो टॉपिक को छोड़ के तीसरे टॉपिक से यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो तीसरे नंबर का टॉपिक है वो है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो डेमोग्राफी से संबंधित क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या उनके जवाब बनने चाहिए और क्या क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, उन सबको डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। मैक्सिमम लोगों तक वीडियो की अप्रोच करवा दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो सके। सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को लाइक करना ना भूले, बेल आइकन बटन दबा के रखें ताकि हर वीडियो जो एमपीसीएचओ, बिहार सीएचओ, हरियाणा सीएचओ, उत्तराखंड स्टाफ नर्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इन फ्यूचर आने वाले हैं, उन सब वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इस वीडियो सेशन का फायदा उठा सके। तो आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज डन। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इंडिया के अंदर सबसे पहला सेंसस, फर्स्ट सेंसस इंडिया में कब किया गया था। चार ऑप्शन है, 1861, 1871, 1881, 1891। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला सेंसस इंडिया में कब किया गया था, जवाब लिखना है, फटाफट से जवाब लिखिएगा। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया, जवाब लिखिएगा, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया। थोड़ा विवादास्पद क्वेश्चन है और कई लोग इसका जवाब बी दे रहे हैं और कई लोग इसका जवाब सी भी दे रहे हैं। कुछ लोग 71 बता रहे हैं, कुछ लोग 81 बता रहे हैं। विच इज द करेक्ट वन, विच इज द करेक्ट वन, क्लियर करता हूं। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए फर्स्ट सेंसस इन इंडिया और दोनों ऑप्शन है 71 और 81, तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका 71, 1871 बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिएगा, इंडिया का सबसे पहला सेंसस जो है वो 1871 के अंदर किया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको कैरिड आउट करवाया, लेकिन सिस्टमिक सेंसस जो है, सही तरीके से जो सेंसस कैरिड आउट हुआ था इंडिया का, वो 1881 के अंदर हुआ था। लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, कोई सिस्टमिक वर्ड यूज नहीं किया गया। यहाँ पे सिंपल बोला गया था फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज डन, तो आपका जवाब बनना चाहिए 71। 81 यहाँ पे इनकरेक्ट होएगा। 81 जो है वो सिस्टमिक तरीके से किया गया सेंसस कैरिड आउट था इंडिया के अंदर, वो 1881 के अंदर था। और फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया पूछा जाए तो 71 है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों एक खोटे जवाब है। 61, 81 और 91 नहीं रहेगा। समझ गए आप? आगे लेके चलता हूं। इसी क्वेश्चन की कड़ी में दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट डिसेबिलिटी सेंसस वाज डन इन इंडिया इन ईयर। पहला डिसेबिलिटी सेंसस कब हुआ? ऑप्शन है 81, 51, 1981 और 2001। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट डिसेबिलिटी सेंसस जो है वो 1881 के अंदर हुआ है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, करेक्ट आंसर रहेगा ए। 1881 के अंदर फर्स्ट डिसेबिलिटी सेंसस कैरिड आउट हुआ और फर्स्ट सेंसस पूछा जाए तो 71 में और सिस्टमिक तरीके से पूछा जाए तो 81 के अंदर। तीन तरीके के जवाब है, अलग अलग क्वेश्चन होंगे, अलग अलग जवाब होंगे। सोच समझ के जवाब देना कि क्या पूछा जा रहा है। एमपीसीएचओ के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो आपको डेट याद रखनी पड़ेगी, कौन सी चीज कब कैरिड आउट हुई है। समझ गए? आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। क्या पूछा गया है? मृत्यु एंड जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन शुड बी डन हाउ मेनी डेज। कितने दिनों के अंदर बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन करा देना चाहिए? एक होता है बर्थ रजिस्ट्रेशन और एक होता है डेथ रजिस्ट्रेशन। सवाल ये पूछ रहा है कि कितने दिनों में बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन करा देना चाहिए। ऑप्शन है 14 एंड 17 डेज रेस्पेक्टिवली, मतलब 14 दिन में बर्थ और 7 दिन में डेथ। 7 एंड 14 डेज रेस्पेक्टिवली, मतलब 7 दिन में बर्थ और 14 दिन में डेथ। 7 एंड 21, 7 दिन में बर्थ और 21 दिन में डेथ। और बोथ इन 21 डेज, दोनों ही 21 दिन के अंदर। जवाब लिखिएगा, बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन कब करवा देना चाहिए? जवाब लिखिएगा। वेरी गुड, कुछ लोगों ने सही से जवाब देने की कोशिश की है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। बर्थ और डेथ का दोनों का रजिस्ट्रेशन जो है वो 21 दिन के अंदर कराना है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा।
देखिएगा, वैसे नॉर्मली बर्थ रजिस्ट्रेशन पूछा जाए तो बर्थ का जो रजिस्ट्रेशन होता है और डेथ रजिस्ट्रेशन अलग अलग आपको पूछा जाए तो हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि बर्थ का रजिस्ट्रेशन जो है वो 14 डेज के अंदर करवाना होता है और डेथ का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 7 डेज के अंदर होता है। डेथ का 7 डेज और बर्थ का 14 डेज। लेकिन अगर आपको दोनों का साथ में पूछ लिया और दिनों का पूछ लिया और ऑप्शन में 21 दिन होता है तो जवाब हमेशा 21 डेज बनेगा। करेक्ट आंसर हमेशा डी बनेगा। अगर ऑप्शन में 21 दिन है तो ना तो 7 बनेगा ना 14 बनेगा, 21 दिन हमेशा ही करेक्ट माना जाता है। और ये ऑप्शन में नहीं हो तब आपको सोचना है कि बर्थ का पूछा या डेथ का। बर्थ का पूछा जाए और ऑप्शन में 14 और 7 हो तो जवाब 14 होगा और डेथ का पूछा जाए और 14 और 7 जवाब ऑप्शन में हो तो जवाब 7 बनेगा और 21 अगर ऑप्शन में हो तो दोनों के लिए 21 है। ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी बनेगा। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज डन इन एवरी। फैमिली हेल्थ सर्वे क्या पूछा गया है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हर कितने दिनों में किया जाता है? एवरी 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। जवाब लिखिएगा। फैमिली हेल्थ सर्वे पूछा है, फैमिली हेल्थ सर्वे पूछा है। वेरी गुड। कुछ लोगों ने जवाब खोटे दिए, कुछ ने सही दिए। 10 साल खोटा जवाब है। 10 साल सेंसस के लिए, फैमिली हेल्थ सर्वे के लिए नहीं है। डी खोटा है सर, डी नहीं बनेगा। करेक्ट आंसर सी बनेगा। हर 5 साल के अंदर फैमिली हेल्थ सर्वे को कैरिड आउट किया जाता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ईच 5 ईयर, हर 5 साल, एवरी 5 ईयर्स के अंदर फैमिली हेल्थ सर्वे कैरिड आउट होता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी 6 मंथ, 1 ईयर और 10 ईयर तीनों ही खोटे जवाब है। ये तीनों ही नहीं बनेंगे। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया। मैक्सिमम लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। तो 5 साल में फैमिली हेल्थ सर्वे होता है। आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बर्थ इन इंडिया मस्ट बी रजिस्टर्ड इन। इंडिया के अंदर बर्थ का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। ऑप्शन है 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज या 1 मंथ। अभी हमने बात की अगर बर्थ रजिस्ट्रेशन का पूछा जाए और ऑप्शन में 21 दिन नहीं हो तब तो जवाब होता है 14 डेज। अगर डेथ रजिस्ट्रेशन का पूछा जाए ऑप्शन में 21 दिन नहीं हो तब जवाब होता है 7 दिन। लेकिन अगर ये पूछा जाए और ऑप्शन में 21 दिन हो तो ना तो 7 होगा ना 14 होगा। चाहे आपको बर्थ का पूछे चाहे डेथ का पूछे, ऑप्शन में जब 21 दिन है तो जवाब हमेशा क्या बनेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। आपके अंतरात्मा की आवाज मुझे सुनाई दी और आपने बोला सर 21 दिन। तो हम कौन होते हैं गलत करने वाले? यस, 21 दिन। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 21 दिन बिल्कुल। जिनको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया उन्होंने शायद अभी तक लाइक बटन को प्रेस नहीं किया है। फटाफट से नीचे वाले लाइक बटन को प्रेस करो। अंतरात्मा से हमेशा करेक्ट आंसर निकलते हैं। ये भगवान कृष्ण कह के गए थे कि कर्म अच्छे करो फल अच्छे मिलेंगे और लाइक बटन दबाना अच्छे कर्म है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलेगा। लाइक करो, शेयर करो, मैक्सिमम लोगों तक कंटेंट को पहुंचाओ ताकि मैक्सिमम लोग इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। एमपीसीएचओ के बेस्ट ये एमसीक्यू हम टॉपिक वाइज यहाँ पे कैरिड आउट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पॉपुलेशन का सेंसस है वो उसका काउंट जो है वो शुड भी कब करते हैं? पॉपुलेशन का जो सेंसस है उनकी काउंटिंग कब से करते हैं? उनकी काउंटिंग कब से करते हैं? कौन से दिन से करते हैं? 1 मार्च, 1 जुलाई, 1 जनवरी, 31 दिसंबर। पॉपुलेशन की काउंटिंग कौन से दिन से होती है? पॉपुलेशन की काउंटिंग कौन से दिन से होती है? जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, कुछ लोग सही डायरेक्शन के अंदर है। पॉपुलेशन की काउंटिंग हमेशा बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है 1 मार्च से की जाती है। पॉपुलेशन की काउंटिंग हमेशा 1 मार्च से करते हैं। 1 जुलाई, 1 जनवरी और 31 दिसंबर जो है वो खोटे जवाब है। पॉपुलेशन की काउंटिंग हमेशा कहाँ से होती है? 1 मार्च से होती है। 1 मार्च पॉपुलेशन की काउंटिंग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेंसस इज कंडक्टेड इन एवरी। सेंसस जो है हर कितने साल में सेंसस किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। 25 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स। सेंसस कितने साल के अंदर किया जाता है? सेंसस कितने साल के अंदर किया जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ के क्या बनेगा? 10 ईयर्स। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेंसस हर 10 साल में। वेरी गुड, क्या बात है। कमेंट बॉक्स को राफेल बना दिया आपने। सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और ये सही जवाब आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरेगा और आप फ्यूचर एग्जाम को बहुत अच्छे से करेक्ट कर पाएंगे। तो सेंसस जो होता है वो हर 10 साल के अंदर कैरिड आउट होता है। ईच 10 ईयर। लास्ट सेंसस की हम बात करें तो वो 2011 के अंदर कैरिड आउट हुआ है और अगर ये हर 10 साल में होता है तो अगला सेंसस कब होगा? इसी
साल होगा, 2021 के अंदर कैरिड आउट होगा, है ना। हर सेंसस जो है वो 10 साल में कैरिड आउट होता है और मार्च से ही इसका काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। लास्ट 2011 में हुआ तो अभी 2021 में होगा। हर 10 साल में सेंसस को कैरिड आउट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी बनेगा। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, विच इंडिकेटर इज यूज फॉर कंप्लीट फैमिली साइज। कंप्लीट फैमिली साइज के लिए कौन सा इंडिकेटर काम में लेते हैं? कंप्लीट फैमिली साइज के लिए कौन सा इंडिकेटर काम में लेते हैं? जवाब लिखिएगा, आपके जवाब का मुझे इंतजार है। जवाब लिखिएगा, कंप्लीट फैमिली साइज के लिए कौन सा इंडिकेटर काम में लेते हैं? बर्थ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। जवाब लिखिएगा, कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है कंप्लीट फैमिली साइज के लिए? कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है कंप्लीट फैमिली साइज के लिए? बर्थ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट या ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट? बहुत अच्छे। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। देखिएगा, कंप्लीट फैमिली साइज इज ए इंडिकेटर ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR। कंप्लीट फैमिली साइज इज ए इंडिकेटर ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट। इट्स नॉट रिलेटेड टू द बर्थ रेट, it's not related to the net reproduction rate, it's not related to the gross reproduction rate. Complete family size is the indicator of total fertility rate. B यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, it's total fertility rate। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी इज। फर्टिलिटी का बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है? फर्टिलिटी का बेस्ट इंडिकेटर कौन सा? बेस्ट इंडिकेटर फॉर फर्टिलिटी इज, ऑप्शन है क्रूड बर्थ रेट, total fertility rate, net reproduction rate, gross reproduction rate. Which is the best indicator for fertility? Total crude birth rate, total fertility rate, net reproduction rate, gross reproduction rate. जवाब लिखिएगा, आपके जवाब का मुझे इंतजार है। फटाफट से जवाब लिखिएगा। Which is the best indicator for fertility? फर्टिलिटी का बेस्ट इंडिकेटर हमने यहाँ पे पूछा है। क्रूड बर्थ रेट पहला ऑप्शन है, टोटल फर्टिलिटी रेट दूसरा ऑप्शन है, नेट रिप्रोडक्शन रेट तीसरा ऑप्शन है, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट चौथा ऑप्शन है। बहुत अच्छे। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है और बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, नेट रिप्रोडक्शन रेट। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बेस्ट इंडिकेटर होता है फर्टिलिटी का नेट रिप्रोडक्शन रेट। बेस्ट इंडिकेटर फॉर फर्टिलिटी इज, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेट रिप्रोडक्शन रेट इज ए बेस्ट इंडिकेटर फॉर फर्टिलिटी। और कंप्लीट फैमिली साइज का हमने पढ़ा तो टोटल फर्टिलिटी रेट, और नेट रिप्रोडक्शन रेट जो होती है वो बेस्ट इंडिकेटर है फर्टिलिटी का। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्रूड बर्थ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट और ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट तीनों ही खोटे जवाब है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेट रिप्रोडक्शन रेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, डेमोग्राफिक प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड। डेमोग्राफिक प्रोसेस के अंदर कौन सी चीज को इंक्लूड नहीं किया गया है? डेमोग्राफिक प्रोसेस के अंदर कौन सी चीज को इंक्लूड नहीं किया गया है? डेमोग्राफिक प्रोसेस क्या होता है? जवाब लिखिएगा, आपके जवाब का इंतजार है मुझे। डेमोग्राफिक प्रोसेस के अंदर साइज, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेशन ये किया जाता है ना। डेमोग्राफी के अंदर साइज, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेशन किया जाता है। डेमोग्राफिक प्रोसेस के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट होता है फर्टिलिटी, दूसरा कंपोनेंट होता है मैरिज, तीसरा कंपोनेंट होता है मोर्टेलिटी, चौथा कंपोनेंट होता है माइग्रेशन, और पांचवा कंपोनेंट होता है सोशल मोर्बिडिटी। 5 कंपोनेंट है, फर्टिलिटी, मैरिज, मोर्टिलिटी, माइग्रेशन और सोशल मोर्बिडिटी। ये 5 कंपोनेंट होता है डेमोग्राफिक प्रोसेस के अंदर। आपको पूछा है कि क्या इंक्लूड नहीं है, नॉट पूछा है, तो फर्टिलिटी तो होगा, इसलिए ये तो जवाब नहीं बनेगा। मोर्बिडिटी यहाँ पे नहीं है। मोर्टिलिटी, यस मोर्टिलिटी है तीसरा नंबर वाला, और सोशल मोर्बिडिटी है। इसका मतलब ए, सी और डी तो नहीं बन सकता, क्योंकि आपको पूछा कौन सा इंक्लूड नहीं है और हमें ये पता है कि कौन कौन से इंक्लूड है। तो ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। और बी ऑप्शन में क्या लिया गया है? मोर्बिडिटी। तो मोर्बिडिटी जो है वो डेमोग्राफिक प्रोसेस के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। मोर्बिडिटी को डेमोग्राफिक प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, मैं देख पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही से क्वेश्चन को हैंडल किया है, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच स्टेज ऑफ ए डेमोग्राफिक साइकिल इन इंडिया करंटली। इंडिया के अंदर डेमोग्राफिक साइकिल की कौन सी स्टेज करंटली चल रही है? अभी इंडिया के अंदर डेमोग्राफिक साइकिल का कौन सा स्टेज चल रहा है?
डेमोग्राफिक साइकिल जो है उसकी 5 स्टेज होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेमोग्राफिक साइकिल की 5 स्टेज होती है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5। डेमोग्राफिक साइकिल की 5 स्टेज चल रही है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5। इन 5 स्टेज के अंदर स्टेज 1 जो होती है उसको हाई स्टेशनरी के नाम से जानते हैं। स्टेज 2 होती है उसको अर्ली एक्सपांडिंग के नाम से जानते हैं। स्टेज 3 होती है उसको लेट एक्सपांडिंग के नाम से हम जानते हैं। स्टेज 4 जो है उसको हम लो स्टेशनरी के नाम से हम जानते हैं। और स्टेज 5 जो होती है उसको हम डिक्लाइन के नाम से जानते हैं। डिक्लाइन स्टेज 5 जो होती है उसको हम डिक्लाइन के नाम से डिनोट करते हैं। तो 5 स्टेज हमने यहाँ पे लिखे, हाई स्टेशनरी, लो स्टेशनरी, अर्ली एक्सपांडिंग, लेट एक्सपांडिंग, लो स्टेशनरी और डिक्लाइन। ये 5 स्टेज होती है। अब इसमें 2 बातें होती है ना, डेमोग्राफिक साइकिल के अंदर 2 बातें होती है। एक हम देखते हैं क्रूड बर्थ रेट और एक हम देखते हैं क्रूड डेथ रेट। एक हम देखते हैं क्रूड बर्थ रेट और एक देखते हैं क्रूड डेथ रेट। हाई स्टेशनरी जो स्टेज 1 है उसमें बर्थ और डेथ दोनों ही हाई हाई होते हैं। बर्थ भी हाई और डेथ भी हाई, बर्थ भी हाई और डेथ भी हाई। अर्ली एक्सपांडिंग जो स्टेज होती है स्टेज 2, इसके अंदर हम 2 चीजें देखते हैं कि बर्थ जो है वो तो हाई होता है और डेथ जो होती है वो स्टार्ट होती है डिक्लाइन, है ना। ये डिक्लाइन होनी स्टार्ट होती है, स्टार्ट इन डिक्लाइनिंग ना। बर्थ हाई होता है, डेथ स्टार्ट इन डिक्लाइनिंग। स्टेज 3 जो होती है इसमें बर्थ भी स्टार्ट हो जाता है डिक्लाइनिंग, बर्थ भी स्टार्ट हो जाता है डिक्लाइनिंग और डेथ जो होती है वो कंटिन्यूअस डिक्लाइनिंग है। डेथ जो होती है वो कंटिन्यू डिक्लाइन हो रही है, बर्थ स्टार्ट हो जाता है डिक्लाइनिंग। लो स्टेशनरी जो होती है उसमें क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट दोनों ही लो होती है। क्रूड बर्थ और क्रूड डेथ रेट दोनों ही लो होती है। और लास्ट जो देखा गया है डिक्लाइनिंग के अंदर, इसमें क्रूड डेथ रेट जो होती है वो ज्यादा होती है क्रूड बर्थ रेट से। 5 चीजें मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस की। मैंने बोला डेमोग्राफिक साइकिल 5 स्टेज होती है। स्टेज 1 को हाई स्टेशनरी कहते हैं और इसमें हम बर्थ रेट और डेथ रेट से डिनोट करते हैं। हाई स्टेशनरी स्टेज 1 के अंदर बर्थ और डेथ दोनों ही क्या होते हैं, हाई होते हैं, इसलिए इसको हाई बोला हमने। अर्ली एक्सपांडिंग जो सेकंड स्टेज है इसमें बर्थ रेट हाई होती है और डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। लेट एक्सपांडिंग में बर्थ रेट जो है वो स्टार्ट होना हो जाती है डिक्लाइन, और डेथ रेट जो है वो कंटिन्यू डिक्लाइन होती है। और लो स्टेशनरी के अंदर दोनों ही बर्थ और डेथ दोनों ही क्या होती है, लो होती है। और डिक्लाइनिंग जो है वो स्टेज 5 जो है इसमें डेथ रेट जो होती है वो ज्यादा होती है बर्थ रेट से। डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट इज ग्रेटर देन क्रूड बर्थ रेट। अब हमें जो पूछा गया है वो है कि इंडिया के अंदर करंटली कौन सी स्टेज चलती है डेमोग्राफी की, और इसका कई लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर है स्टेज 3, और स्टेज 3 को हमने क्या नाम दिया, लेट एक्सपांडिंग। इंडिया के अंदर करंटली जो है वो स्टेज 3 चल रही है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। स्टेज 3 को हम क्या बोलते हैं, लेट एक्सपांडिंग। क्या बोलते हैं हम, लेट एक्सपांडिंग। और लेट एक्सपांडिंग में क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट की हम बात करें तो क्रूड बर्थ रेट तो स्टार्ट होती है डिक्लाइनिंग होना स्टार्ट हुई है, और डेथ रेट जो है वो कंटिन्यूअस डिक्लाइनिंग है। डेथ जो है वो कंटिन्यूअस डिक्लाइनिंग है। तो स्टेज 3 जो है वो एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर चल रही है, और स्टेज 3 को हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, लेट एक्सपांडिंग स्टेज। स्टेज 3 को हमने क्या कंसीडर किया है, लेट एक्सपांडिंग स्टेज। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके आपको वहां पे टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। तो इस लोगों के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप आपको वहां पे दिखेगा। ये ऐप नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप है। इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है, सेटिंग में जाके रेटिंग देनी है और अपना इंपॉर्टेंट सुझाव लिखना है। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ये ऐप जो है ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन जगह है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्री MCQs, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होने वाले हैं। तो आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करके रखना है। इसी ऐप के ऊपर आपको इन फ्यूचर सारे वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी। और इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी चाहते हो तो डॉक्टर MD सर के द्वारा संचालित ये इंस्टीट्यूट भगत की कोठी, लहरिया स्वीट होम के सामने, न्यू पाली रोड, जोधपुर में अवेलेबल है। कंसेप्चुअल स्टडी, ऑफलाइन स्टडी के लिए रीच आउट करिए। टीम नोवल आपकी मदद के लिए तैयार है और आप लोगों में एक बेहतरीन कंसेप्चुअल स्टडी जो है वो यहाँ पे दी जाएगी, ताकि आप MPCHO, बिहार CHO, उत्तराखंड स्टाफ नर्स, एम्स, नॉर्सेट, ESIC, PGI चंडीगढ़, इन सब के एग्जाम को क्रैक करने के लिए खुद को कॉन्फिडेंट बना सके, है ना। तो 2 इंपॉर्टेंट सूचना, ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी के लिए जुड़ जाइए टीम नोवल के साथ में और एक भविष्य निर्माण की तरफ बढ़ जाइए। तो इसी शुभकामनाओं के साथ में आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है।
मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू वीडियो को लेके, जो कि एमपीसीएचओ के बेस पे रहेगा, और वहाँ बात करें हम कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू की। बस एक बात जिंदगी में याद रखना कि शेयर करना ना भूले, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर है राजू सर के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करवा दीजिए। तो इसी शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।